इस इलेक्ट्रिसिटी में और एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको जो है एरिया को वेक्टर बना के दिखाया। एरिया याद है कि उसने एरिया को वेक्टर बना दिया। वैसे तो एरिया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन गॉस लॉ को पढ़ने के लिए अगर एरिया को वेक्टर बना लिया जाए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे बनाया था? कहा गया था कि जब किसी एरिया पर नॉर्मल बनाया जाता है, जब किसी एरिया पर नॉर्मल बनाते हैं, तो दैट नॉर्मल इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। उस नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर कहा जाता है। ये हमारे पास में कोई एरिया है, सपोज कर लेते हैं ये एरिया है और हमने इस पर एक नॉर्मल बना लिया। ये नॉर्मल बना है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पर एक लाइन बना दो। ये जो नॉर्मल हमने बनाया है, इसी नॉर्मल का नाम क्या है? एरिया वेक्टर। अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं। वेक्टर में एक तो होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है वैल्यू। ये किसी भी वेक्टर की क्वालिटी होती है। तो जो एरिया वेक्टर है उसमें भी ये दो चीजें होनी चाहिए। तो एरिया वेक्टर में दो चीजें होनी चाहिए। एरिया वेक्टर में डायरेक्शन, एरिया वेक्टर में जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स यू होती है। बात तो समझो। जैसे मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाता हूँ। ये मेरे पास एरिया है, लेकिन अगर आप इस तरफ खड़े, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ओर होगी। देखो अब मैंने जो नॉर्मल बनाया उसका तीर किधर बना दिया? इस तरफ बना दिया। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आपकी होती है, जिधर आप खड़े होते हैं। अच्छा, अगर आप ये सोचते हो कि सर एक कैंडिडेट इधर खड़ा और एक कैंडिडेट इधर खड़ा है, तब क्या करेंगे? इसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा। ठीक। एरिया वेक्टर में डायरेक्शन टुवर्ड्स यू होती है और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, वो बराबर होती है एरिया वैल्यू। जिस एरिया पर एरिया वेक्टर बनाया गया, मैंने इस वाले एरिया पर एरिया वेक्टर बनाया है। पता करें कि इस एरिया की वैल्यू कितनी है। पता चलती है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में बताया जा चुका है, सिखाया जा चुका है। फिर जब तुमने यहाँ पर मैग्नेट में एंट्री करी है, तो जब तुमने यहाँ पर मैग्नेट में एंट्री की है, तो मैग्नेट में आपने जो है लेंथ को भी वेक्टर बना दिया है। लेंथ, आपने लेंथ को वेक्टर बना दिया था। याद करो बीओ सावर्ट्स लॉ, जिसमें कि डीएल आया था। आपने जो है लेंथ को भी वेक्टर बना दिया था। कैसे बना दिया जरा थोड़ा सा याद रखना। ये हमारे पास में वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है वायर में। इसी वायर में छोटा सा हिस्सा ले लिया जाए जिसकी की लेंथ डीएल हो। डीएल है छोटे से हिस्से की लेंथ। व्हाट इज डीएल? लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। तो वायर का छोटा सा एलिमेंट है, उसकी जो लेंथ है वो डीएल है। और इसी डीएल में भाई देखो करंट अगर फ्लो कर रही है, तो ये जो छोटा सा डीएल है करंट तो इसमें भी होके जाएगी। अगर आप डीएल में आई से मल्टीप्लाई कर दें, आई डीएल को बोला करते थे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट याद है? और कभी कभी जो है इस करंट एलिमेंट में डीएल पर एरो लगा देते हैं। तो ये जो डीएल पर आपने एरो लगाया, ये आपने उसको वेक्टर बना दिया। तो इस
इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स करंट, टुवर्ड्स फ्लोइंग करंट। आइडियल की डायरेक्शन टुवर्ड्स फ्लोइंग करंट होगी। अब देखते हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है और ये डीएल है, तो डीएल की डायरेक्शन ये होगी, ये हो गया डीएल। आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आइडियल बनेगा, ये चीज है, नाम क्या होगा? करंट एलिमेंट। और अगर इस आई को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर वाली स्टाइल में आपने लिख दिया। तो आपने जो है वेक्टर, इसमें मैग्नेट में लेंथ को वेक्टर बना दिया है, ठीक है, क्लियर ये बात। अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल जानते हैं इसको क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि ये थ्रेडिंग करंट्स क्या है। थ्रेडिंग करंट्स पहले इनको जानते हैं। तो मैं एक लूप बना रहा हूं, ये एक लूप है, ये एक लूप है, एक लूप और बना देते हैं। लूप का मतलब होता है बंद ज्योमेट्री। लूप का मतलब ये मत समझा करो कि लूप का मतलब सर्कल जैसे पिक्चर। एक्चुअली जो लूप का मतलब होता है दैट इज द क्लोज ज्योमेट्री। तो ये मैंने यहाँ पर लूप बना दिया, यहाँ पर इरेगुलर है, यहाँ पे थोड़ा सा सही बनाया है। तो इस लूप से हो करके जो लूप हमने बनाया है, पता चला एक करंट है जो इस लूप से होकर के इस तरीके से जा रही है, उसका नाम है I1। ऐसे फील आता है कि जैसे ये करंट लूप को सिलते हुए निकलेगी, ऐसे सुई धागा वाली सिचुएशंस पे आई है, ऐसे सिलते हुए सुई को नीचे लेके बाहर निकालिए। थ्रेडिंग का मतलब यहाँ पे यही है। I1 वाली करंट लूप को सिलते हुए जा रही है, ये थ्रेडिंग करंट है। एक करंट ये है I2, ये भी केवल थ्रेडिंग करंट। एक करंट ये है I3, ये क्या है? ये थ्रेडिंग करंट नहीं है। तो जो करंट लूप को पेनिट्रेट करते हुए जाएगी या फिर आएगी, उसको क्या देंगे? थ्रेडिंग करंट। सिमिलरली इस वाले लूप के लिए बात करते हैं, एक करंट ये है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, ये वाली करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4। तो ऑल द I1, I2, I3, I4 जो है वो लूप को क्या करते हुए जा रही है? पेनिट्रेट करते हुए जा रही है। ये सारी की सारी इस लूप की क्या बनेगी? थ्रेडिंग करंट्स। अब जो थ्रेडिंग करंट्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लूप से निकलती हुई, बाहर निकलती हुई, या फिर लूप में अंदर जाती हुई। ये जो अंदर जाने वाली हैं और जो बाहर आने वाली हैं, इन पे साइन लगता है। वैसे भी हमें पता है कि एक्चुअली जो करंट होता है वो क्या होता है? फ्लक्स होता है। और जो फ्लक्स अंदर जाता है उसको किसमें? नेगेटिव में, और जो बाहर आता है उसको किसमें? प्लस में। तो उसी तरीके से जो करंट लूप से बाहर आएगा वो प्लस में, और जो अंदर जाएगा वो माइनस में। तो जो थ्रेडिंग करंट्स हैं वो क्या होती है, इनके बारे में अगर हमें कुछ लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? These are such currents। बनाइए डेफिनेशन। Such currents which penetrate given loop। ये गिवन लूप के साथ में पेनिट्रेट करेंगे। वो चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है, लूप से बाहर आने वाली माइनस, अंदर जाने वाली प्लस, या उल्टा कर दो, लूप से बाहर आने वाली प्लस और अंदर जाने वाली माइनस। मतलब साइन लगाना है। साइन लगाना है तो आप किसी एक पे प्लस लगाएंगे तो किसी दूसरे पे क्या लगाएंगे? माइनस। लेकिन जो सही तरीका है कि जो बाहर आ रहा है वो कैसा है? प्लस, और जो अंदर जा रहा है वो माइनस। ये तो थ्रेडिंग करंट है। दूसरी चीज ये है कि लेंथ इंटीग्रल क्या होता है? लेंथ इंटीग्रल
इंटीग्रल को हम लोग लाइन इंटीग्रेशन भी कहते हैं। लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा? लाइन इंटीग्रेशन जरा देखिए। लेंथ इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू, हम लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी आपको लेना हो ले लीजिए, फिर यहाँ पे डॉट लगाते हैं और यहाँ पर लेते हैं लेंथ एलिमेंट इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, और उस पर ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इसी को पढ़ा जाता है क्या? लाइन इंटीग्रल। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई वेक्टर क्वांटिटी सोचो, चलिए 4 सोच लिया, डॉट में लेंथ एलिमेंट वेक्टर फॉर्म वाला दिए, उसको पढ़ेंगे फोर्स का लाइन इंटीग्रल, फोर्स का लाइन इंटीग्रल। और नेक्स्ट चलते हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी सोचो, वेलोसिटी, डॉट डीएफ, इसको पढ़ा जाएगा लाइन इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी। और आगे चलें, कुछ वेक्टर क्वांटिटी सोचें, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। और क्वांटिटी सोचिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर थी, ये हो गया बी डॉट डी एफ, इसको पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एग्जाम में आप एम्पियर सर्किटल लॉ लिख रहे होंगे तो ये वाला पॉइंट तो आप लिखोगे, बट ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे। ये वाला पॉइंट आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए, इंटीग्रल बात जो है वहां पर इस लॉ में करी जाएगी। ये वाला पॉइंट कैसा होगा? सेल्फ नॉलेज, इसको एग्जाम में नहीं लिखना। अब जब ये सारा काम आप कर लोगे तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है जरा उसको समझें। एग्जाम में ये हेडिंग होगी एम्पियर सर्किटल लॉ, पहला पॉइंट ये लिखोगे और दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि इन्होंने बताया कि जो लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो मैंने बात लिखी हुई है उसका मतलब ये है ना, क्योंकि किसी को तो आपने पढ़ा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to mu naught times of total threading electric currents। अगर मैं ये सीधे सीधे लिख देता आपके सामने, फिर आप उससे पूछते कि सर यहाँ पे थ्रेडिंग करंट्स क्या है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। आप उससे ये भी पूछते कि लाइन इंटीग्रल क्या है, वो भी मैं बता चुका हूँ। इस लॉ को देखने के बाद, इस लॉ को पढ़ने के बाद थोड़ा इसको मैथमेटिकल लुक देते हैं। एक हम लूप बना लेते हैं, ये लूप है, यहाँ पर कुछ थ्रेडिंग करंट्स बना लेते हैं, ये कुछ थ्रेडिंग करंट्स है। करंट्स ऐसे भी बना लेते हैं जो कि थ्रेडिंग में है। तो अब जरा सेकंड नंबर पॉइंट को पढ़ें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इसी को तो पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ओके, इज इक्वल टू
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल थ्रेडिंग करंट्स लिखा है, टोटल थ्रेडिंग करंट्स, टोटल थ्रेडिंग करंट्स। इसका मतलब ये है अगर थ्रेडिंग करंट्स एक से ज्यादा है तो उनका टोटल लेना होगा, और टोटल लेते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि साइन लगाना है, साइन लगाना है, क्योंकि जो करंट बाहर आ रही होगी उसको प्लस, जो अंदर जा रही होगी वो माइनस। तो अब इसको नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये सिग्मा आई, चले बोलो। सिग्मा आई का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स, क्लियर। ये है तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ। कहीं कुछ दिक्कत हो पूछ सकते हो, नोट करिए यहाँ तक आइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है कि जितना क्वांटिटी, जितना करंट अंदर गया है उतना ही बाहर आया तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि जो बाहर आने वाला है वो 5 एम्पियर है और जो अंदर जाने वाला है वो 2 एम्पियर है तो जीरो नहीं। करंट्स की वैल्यू दी जाएगी। हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेटमेंट देता है ये आपने कर लिया। अब इसको तुम्हें अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहाँ पर होगी, ठीक है ना। ये जो डीएल है लेंथ एलिमेंट ये कहाँ पर होगा, और ये जो सिग्मा आई है ये तो तुम्हें पता है कि लूप को थ्रेड करने वाले करंट्स होंगे। ये जो बी है आपका बी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कहाँ पर होगी, एट एनी पॉइंट विच इज एट सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप। बात को समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया ये, सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो हमारा जो लूप है ना, जो इस पूरे के पूरे एम्पियर सर्किटल लॉ में जो लूप की बात हो रही है, तो वो जो लूप है वो इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। तो वही लिखा गया है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, कहाँ पर, एट एनी पॉइंट, और वो जो पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, विच इज एट सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री पर होगा, किनारे पर होगा, सरफेस पर नहीं। जैसे अगर आपने लूप ये बनाया हुआ है, हमने तो पॉइंट ये लिया, आप तुरंत जो है लूप को और फैला दीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। जो डीएल है वो कहां पर होगा, तो जो डीएल होगा वो लेंथ एलिमेंट ऑफ लूप, जो लूप आप कंसीडर करते हैं, जो लूप जिसकी आप बात करते हैं, उसी पर ये क्या होगा, लेंथ एलिमेंट होगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि सिग्मा आई क्या है और म्यू नॉट क्या है। अब इसका एक एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन ये है कि हमें कैपिटल बी का पता लगाना है ड्यू टू स्ट्रेट वायर, कैपिटल बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। आपको ये पता चल चुका है इस चैप्टर में कि जो करंट वाले वायर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। ये हमारे पास में स्ट्रेट वायर है, कितनी करंट है, आई करंट है, आई करंट है इसमें, और इससे आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पता लगाना है। जगह सेलेक्ट कर लीजिए कि जहां पर आपको काउंट करना है। मान लेते हैं यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है। जब ये बात एम्पियर को पता चली कि आप इस काम को करने जा रहे हो, उन्होंने जो डिस्टेंस आपकी थी वायर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी, सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस r है, तो
एम्पियर ने आर डिस्टेंस का इस्तेमाल किया रेडियस में और एक लूप तैयार कर लिया। भाई लूप तो हम कैसा भी बना सकते हैं ना, कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि किस तरीके का बनेगा। तो एम्पियर ने कहा कि आप जब स्ट्रेट वायर से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जितनी डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को बना दीजिए रेडियस, और क्या बना लीजिए, लूप बना लीजिए, सर्कुलर बना लिया। अब इस जगह पर भी हमको चाहिए, ठीक है, इस जगह पर भी चाहिए, और इसी लूप पर क्या आने वाला है, डीएल भी आने वाला है। और आप देखो कि बी और डीएल साथ साथ हैं, और 11th स्टैंडर्ड में जब हम ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, इसका मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, याद है ना, जहां पर थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है। इसी तरीके से जब हम बी डॉट डीएल को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, बी डीएल कॉस थीटा, जहां पर बी और डीएल के बीच बनने वाला क्या एंगल है, थीटा। कहने का मतलब ये कि बी डीएल जो है एक साथ होने चाहिए, तभी तो एंगल बना पाएंगे ना। भाई ऐसा अगर हो जाए कि एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, इनके बीच में बनने वाला एंगल हमें दिख ही नहीं पाएगा। ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। तो मैं इस जगह पर बी निकालने वाला हूँ, डीएल भी इसी जगह पर होना चाहिए। तो हमने डीएल ले लिया भाई, ये देखो डीएल। क्वेश्चन कह रहा था कि डीएल जो है वो लेंथ एलिमेंट है ऑफ द लूप, डीएल लेंथ एलिमेंट है ऑफ द लूप। तो ऑफ द लूप में जो लेंथ एलिमेंट है हम यहाँ लें या यहाँ लें, कहाँ लें, तो क्योंकि बी और डीएल आपस में कुछ एंगल बनाएंगे, इसलिए हमने जो है लेंथ एलिमेंट वहीं पर लिया जहां पर बी निकालना था। अब कैपिटल बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, आपको एक रूल बताया गया था, लेकिन वो जो रूल बताया गया था वो तो था फॉर द कर्व शेप वायर। क्या रूल था, अपने राइट हैंड की सारे फिंगर्स को करंट के साथ मोड़ दीजिए। अंगूठा क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर वायर कैसा है, स्ट्रेट, समझ लो कैसे डायरेक्शन निकलती है, डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर कैसे निकलती है डायरेक्शन सीखें। राइट हैंड रूल अभी भी, राइट हैंड रूल में क्या करते हैं हम लोग, थंब ऑफ राइट हैंड, थंब ऑफ राइट हैंड along flowing current, along flowing current। आपको अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है वो करंट के साथ सेट कर देना, और बची हुई सारी फिंगर्स, ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along observation point, along observation point, set all the fingers, चलिए सेट करते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये राइट है, थंब करंट के साथ, और सारी की सारी फिंगर्स किस तरफ, उस तरफ जिस जगह पे हमें फील्ड निकालनी है। अगर हम ऐसे सेटिंग करेंगे तो थंब तो सेट हो जाएगा, बट फिंगर सेट नहीं हो पाएंगे। आप जब ये सेटिंग आप कर लेते हो तो जो फिंगर्स को मोड़ते हो, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स gives direction of view, direction of view। now check the situations। फिंगर को मोड़ेंगे, तो फिंगर को मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ रही है, यानी कि जो बी की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये लूप है। डीएल आपने ऐसे ले लिया, फिंगर की कर्लिंग ऐसे ही तो होगी। तो जब फिंगर की कर्लिंग की सिचुएशंस में आओगे तो बी की डायरेक्शन वैसी होगी जैसे तुमने डीएल के लिए रखी है, ठीक है ना, क्लियर ये बात। और ये रूल है कि अगर स्ट्रेट वायर है तो आप बी को निकालोगे कैसे। तो एम्पियर ने कहा कि आप हमारे लॉ को अगर यूज करते हैं तो हमारे हिसाब से चलिए, स्ट्रेट वायर है, जिस जगह पर आप फील्ड निकालना चाहते हैं
डिस्टेंस को लेकर के एक सर्कुलर लूप बना लीजिए और उस जगह पर डीएल का सिलेक्शन करिए और बी का डायरेक्शन भी देख लीजिए। उसके बाद लॉ लगा दीजिए, लगाइए जरा लॉ। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या है, न्यू नॉट सिग्मा आई, यहाँ पर हो गया बी डीएल कॉस थीटा और म्यू नॉट यहाँ पर एक सिग्नल करंट। भाई दो या दो से ज्यादा होते तो साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही करंट सेट कर रहे हैं। नाउ बी केयरफुल अबाउट इट, बी डीएल कॉस 0, क्योंकि जो बी है और जो डीएल है वो डायरेक्शन में कैसे हैं, सेम। तो यहाँ पर आप cos 0 लेंगे और ये हो जाएगा 1, तो बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट आई। अकेला डीएल मतलब छोटी सी लेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब टोटल लेंथ होगी 2 पाई है। अकेला डीएल मतलब लूप में छोटी सी लेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब पूरे लूप की लेंथ। और यहाँ पर ये जो लूप है वो कैसा है, सर्कुलर है और सर्कल की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस के इक्वल। ये रिजल्ट आया म्यू नॉट आई। नीचे फार्मूला आ चुका है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इस फार्मूले को थोड़ा जाने पहचाने लूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ चेक द सिचुएशन, अभी भी वही चीज लिखी है, देख लो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सही है। इसको ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू में सीधे याद है। यहाँ पे क्या लिखा है, म्यू 0/2 पाई, दिक्कत करेगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये रिजल्ट आ गया b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। तो ये इस जगह पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है और एम्पियर सर्किटल लॉ का एक जबरदस्त एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट वायर है अनंत लंबाई का है, इनफाइनाइट लेंथ का। लेकिन अगर ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का ना हो, फाइनाइट लेंथ का हो, तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ काम नहीं करता। याद रखना ये जो फार्मूला है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट वायर, लेकिन उस वायर का जो लेंथ है वो कैसा है, इनफाइनाइट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है दिमाग में कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तब तो एम्पियर लॉ काम कर जाता है, बात बन जाती है। लेकिन अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वो भी देता होगा। वो कैसे निकलती है, वो बियोट-सावर्ट्स लॉ से निकलती है। केवल आपको फार्मूला जानना है, ध्यान दें। ये वायर करंट आई रखता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। लेकिन ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है। देखो मैं यहाँ पे टर्मिनल बना देता हूँ, यहाँ पर टर्मिनेट और यहाँ पे टर्मिनेट, यानी वायर की लेंथ केवल यहाँ से यहाँ तक। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितनी आती है, जो जगह आपने ली है उसकी डिस्टेंस पहले सेलेक्ट कर लीजिए, r है। ये r जो है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो वायर आप लेते हैं उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस जगह की। अच्छा, इसके बाद में फिर ये जो वायर का ये वाला किनारा है इसको इस पॉइंट से मिला दीजिए और दूसरे वाला जो टर्मिनल है इसको भी इस पॉइंट से मिला दीजिए। ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला बीटा है, दिया जाएगा आपको, अल्फा और बीटा दिया जाएगा। तो कैपिटल P की वैल्यू आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये है फॉर द फाइनाइट लेंथ वायर, फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ वायर। और इसको निकालने के लिए यूज किया जाता है बियोट-सावर्ट्स एम्पियर सर्किटल लॉ, जहाँ काम नहीं करता बियोट-सावर्ट्स लॉ। आपको यूज करके दिखाना नहीं है, बट फार्मूला जानना। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें वायर तो स्ट्रेट है लेकिन लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हमेशा वायर की लेंथ क्या मानेंगे, इनफाइनाइट।
डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वही प्रोसेस है कि डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू स्टेट वायर। स्टेट वायर तो ये भी है और स्टेट वायर आपका ये भी है, तो ये रिजल्ट यहाँ पर भी लगेगी, वहाँ पर भी लगेगी। दो वायर स्ट्रेट हैं लेकिन कैसे है? पैरेलल है दोनों। अगर दो वायर स्ट्रेट है वो पैरेलल है तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक वायर ये है और एक वायर ये है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेनी है, बियॉन्ड में लेनी है या बिटवीन में? चलो बियॉन्ड में ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों वायर कैसे हैं, इनफाइनाइट लेंथ। तो आप क्या करें, केवल इसकी वजह से पहले निकाल लें। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड V1 आ गई, कितनी आ गई, μ0/4 2I1/R1, डिस्टेंस अपना काउंट कर लेना। और जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो अंदर की ओर आएगी, जो फिंगर्स की कर्लिंग आएगी वो अंदर की तरफ जाएगी। अंदर वाली फील्ड को हम लोग किसमें लिखते हैं, क्रॉस में। अब फिर I2 को जैसे यहाँ पे फील्ड निकाल दो, V2 बराबर μ0/4 और 2I2/R2, नई डिस्टेंस ये वाली, ये भी फील्ड कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। दोनों का क्या करोगे, समेशन। अब अगर आप बीच में जाओगे, ये क्वेश्चंस आएंगे अभी, अगर आप बीच में जाओगे I1 से जो फील्ड निकलेगी वो अंदर की ओर निकलेगी और जो I2 से निकलेगी वो बाहर की ओर निकलेगी। अब दोनों का क्या लेंगे,